हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री के 500 नंबर क्वेश्चंस का 17 नंबर पार्ट देख रहे हैं। इसके पहले जितने भी पार्ट बना चुके हैं उन सभी वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और इसमें हम लोग आगे चलते हैं। तो 17 नंबर पार्ट में 141 नंबर क्वेश्चन से 150 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, और इनके बीच की जितनी भी थ्योरी है वो सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं अच्छी जगह पे। ठीक है, तो सबसे पहला आया क्वेश्चन, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। देखिए, अगर भारत में विशेष तौर बात की जाएगी, स्वशासन आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक पूछना चाहिए इस जगह पे, तो कौन थे। एनी बेसेंट जी थी। ठीक है, एनी बेसेंट जी। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की महिला थी। आपको पता है इस चीज़ के बारे में, आयरलैंड की महिला थी। और आयरलैंड में एक संस्था चली थी एक समय, होम रूल लीग। इसी को स्वशासन आंदोलन कहा गया था। ठीक है, इसी का हिंदी में नाम स्वशासन आंदोलन है, लेकिन इंग्लिश में नाम क्या है इसका, होम रूल लीग। एनी बेसेंट और अपने तिलक जी ने, दो लोगों ने मिलकर इसका शुरुआत की थी हालांकि। और दोनों लोग का नाम एक बार ध्यान रखेंगे, जो तिलक जी थे उन्होंने पुणे में स्थापना की थी, और मद्रास में स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, हालांकि ज़्यादा पॉपुलर हुई थी एनी बेसेंट जी की। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है स्वशासन आंदोलन या फिर होम रूल लीग की जो समय था, क्या वो प्रथम विश्व युद्ध के समय था या सेकेंड विश्व युद्ध के समय था। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग को पता है इनकी दो बुक्स का नाम ध्यान रखेंगे, एक थी न्यू इंडिया और एक थी कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और एक थी कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ, ये दोनों क्वेश्चन का नाम ध्यान रखेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। हालांकि जिस समय, अगर एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिस समय इन्होंने जो आयरलैंड से जब ये आई थी, या फिर ये बोल सकते हो स्वशासन आंदोलन की स्टार्टिंग की थी इन्होंने, तो उस समय ये प्रभावित कहाँ से थी, तो आयरलैंड में अपने देश के होम रूल लीग से प्रभावित थी, तो इसीलिए इन्होंने होम रूल लीग इंडिया में चलाया था। ठीक है, स्वशासन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, गांधी इरविन समझौता। देखिए, गांधी जी ने 11 सूत्री एक समझौता रखा था। सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो दांडी मार्च चलता है 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक, यहाँ पे जाके नमक्कड़ भी तोड़ते हैं, और यहीं पे एक स्टार्टिंग करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी को समाप्त कराने के लिए और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग दिलवाने के लिए इरविन जी समझाते हैं। इरविन मतलब कि उस समय क्या था, ये गवर्नर जनरल था, तो इस समझाने के लिए आया। लेकिन होता क्या है, जब ये इरविन समझाता तो गांधी जी अपनी मांगें रखते हैं इसके सामने। तो ठीक है, तो ये सम्मेलन हुआ कहाँ था, तो दिल्ली में समझौता होता है ये, कभी कभी इसे दिल्ली समझौता भी बोल देते हैं। ठीक है, गांधी जी इस समय तक जेल में बंद थे, अब पता है इस चीज़ के बारे में। लेकिन अब जब बैठक होती है दिल्ली समझौता में, तो इसमें 11 सूत्री मांग रखते हैं। हालांकि इस समय क्रांतिकारियों की बात तो करते हैं गांधी जी, पर भगत सिंह विशेष की बात नहीं करते हैं, और इसी के लिए हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह के लिए गांधी जी ने कभी भी माफ़ी के नामा, या फिर माफ़ी के लिए, या फिर कह सकते हैं छोड़ने की बात ही नहीं की थी, तो वो यही जगह थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गांधी इरविन समझौते के तहत जो 11 सूत्री मांग दी गई थी, उन सभी मांगों को मान लेते हैं अंग्रेज, और यही था गांधी इरविन समझौता। जिसके बाद गांधी जी एस राजपूताना जहाज से कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। इसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, जो कि 1931 में आयोजित होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके अलावा इतना काफ़ी है। आगे देखिए, 143 नंबर क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान के विषय में क्या सत्य नहीं है। देखिए, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। पहली बात तो अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना उन्होंने की थी, सत्य बात है ये। ठीक है, क्या सत्य नहीं है पूछा है ना, तो ये तो सत्य है। ये मुस्लिम लीग के एक नेता थे, ये सत्य नहीं है, मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे, बिल्कुल सही बात है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे, ये बात भी देखा जाए तो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, इसकी विचारधारा को फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में गलती हो सकती है, पर हम आपको समझा दे रहे हैं पूरी तरह से। ये जो
मेनली कांग्रेस थी, जो कांग्रेस की विचारधारा थी, इसके जो विरोध में जनक थे, विरोधी जो विचारधारा थी उसके समर्थक थे ये, ठीक है, समझ सकते हैं आप बात को, ठीक है। हालांकि 1875 में इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता जाके, ठीक है। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है जाके, ठीक है। और एक और ध्यान रखना, इन्होंने एक स्थापना की थी, अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने एक स्थापना की थी देशभक्त एसोसिएशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, देशभक्त एसोसिएशन, देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की थी 1888 में। इनके साथ में दो व्यक्ति थे, इसमें सबसे पहला नाम ध्यान रखोगे, राजा शिव प्रसाद, दो व्यक्ति थे इसमें, राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खान जो खुद, ठीक है, ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन में। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रस्तुत करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक। आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानना है कि नील की खेती जो ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी हम लोगों से, तो उसका जो मूल सब कुछ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दीनबंधु की मित्र की जो पुस्तक है नील दर्पण, उसमें लिखा हुआ है। हालांकि ये आंदोलन हुआ भी था, तो 1860 के दशक में दो व्यक्ति थे, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ठीक है। 1860 में नील विद्रोह होता है, तो दो व्यक्ति थे, एक थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। कौन थे? दिगंबर विश्वास, दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको स्टार्टिंग किया था, ठीक है। और आपको पता है इस चीज़ के बारे में, इसी के बाद में 1917 में एक आंदोलन होता है, चंपारण आंदोलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी ने एक अनशन लगाया था, जिसमें गांधी जी ने विरोध किया था जाके नील की तिनकठिया पद्धति, मतलब कि एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, ठीक है, इनको कट्ठा बोलते हैं। तो 3 कट्ठा में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नील खेती करनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या था, इससे भूमि बंजर हो जाया करती थी किसानों की, तो इसका किसान विरोध कर रहे थे। हालांकि उसके बाद जर्मनी में एक अलग से एक जो क्या बोलते हैं उसको, कृत्रिम नील का निर्माण कर लिया गया था, जो बहुत सस्ती भी थी और आराम से उपलब्ध हो जा रही थी, तो इसलिए बाद में इसको समाप्त भी कर दिया गया। हालांकि नील की खेती की जो विद्रोह हुआ था, इसके लिए मेनली किसने भूमिका निभाई थी, तो गांधी जी ने नील की तिनकठिया पद्धति का विरोध किया था, ठीक है। और पहला गांधी जी का ये आंदोलन भी था, ठीक है, इंडिया में। गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। आगे चलते हैं हम लोग। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो नील के संबंध था, ठीक है, नील से संबंध था, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं, पूरा वही सेम टू सेम क्वेश्चन है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके मेनली जो स्थापना की थी इन्होंने, नाम था डॉक्टर सन्यात सेन। क्या नाम था? डॉक्टर सन्यात सेन, ठीक है। डॉक्टर सन्यात सेन जो थे, यहाँ पे इन्होंने मेन भूमिका निभाई थी। डॉक्टर सन्यात सेन को ही गणतंत्र के स्थापना का श्रेय जाता है, इसीलिए चीन का राष्ट्रपिता भी इनको बोलते हैं। चीन का राष्ट्रपिता भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चीन का राष्ट्रपिता भी इन्हीं को बोलते हैं, किसको? डॉक्टर सन्यात सेन को। अगर गणतंत्र की बात करेंगे, अगर आधुनिक समय में अगर बात की जाए गणतंत्र की, तो अभी सबसे पुराना गणतंत्र है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। लेकिन अगर बात करेंगे कि सबसे विश्व में प्राचीनतम गणतंत्र कौन था, तो वो था लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी। कौन था? लिच्छवी गणराज्य, ठीक है। राजधानी क्या थी? वैशाली। कहीं कहीं तुम्हें लिच्छवी मिल जाएगा, कहीं बज्जी मिल जाएगा, तो एक ही बात समझना, ठीक है। आगे चलें। चीनी क्रांति हुई कब थी? तो 1911 में। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखोगे आप लोग। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य अपहरण लिख ले या फिर राज्य हड़प नीति, दोनों एक ही चीज़ है। कौन था? डलहौजी। 1848 से लेकर 1856 तक इसका कार्यकाल रहता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 56 तक कार्यकाल रहता है इसका, और इसी चलाया था।
जो भारत की प्राचीन प्रथा थी गोद लेने की प्रथा, कि जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो गोद ले लेगा, लेकिन इसने इस प्रथा को तोड़ दिया था कि, और इस प्रथा को इसने बंद करने के बाद राज्य के लगा दिया था, जिसके बच्चे नहीं होंगे वो राज्य जो होगा अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। इसी को कहा गया डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहला इसका शिकार हुआ था सतारा, ध्यान रखेंगे, सतारा सबसे पहले इसका शिकार हुआ था। हालांकि शिकार होने वाले राज्य और भी थे, तो चाहो तो आप लोग नोट कर लीजिए, लेकिन मेनली क्या है इसमें कि हमें जो पढ़ना है ना उस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो सतारा, दूसरा था संबलपुर, तीसरा था जैतापुर, लास्ट में था बागात, उदयपुर, उसके बाद झांसी के बाद नागपुर और लास्ट था अवध। ठीक है, नागपुर और उसके बाद लास्ट था अवध। एक और राज्य को भी हड़प लिया था जो था करौली, लेकिन करौली के लोगों ने इतना आंदोलन किया कि करौली को बाद में क्या किया, जन विद्रोह के कारण उसको वापस कर दिया। ठीक है, ध्यान रखोगे, ऐसा विद्रोह करना भी चाहिए लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ के लोग सोते रहे, मात्र 10-20 हज़ार लोग हम पे कब्जा करे रहे, इतनी 40 करोड़ की आबादी सोती रही। ठीक है, अब जो भी है, जिस कंडीशन में रहा हो, आज भी लोग वही चाहते हैं, पता नहीं कैसा का कंडीशन है। अंग्रेज बहुत थोड़ी संख्या में थे, छोटा सा कंट्री, यूके जरा सी बिंदी के बराबर है, हमारी श्रीलंका की थोड़ी श्रीलंका से ज़्यादा है, और सोचो हम पे कब्जा कर रहे हो, वहाँ से आने के बाद यहाँ कब्जा कर लिया आगे, शर्म की बात थी ये। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? हमने इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप कन्फ्यूज होते, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। द बंगाल गजट याद कर लीजिए। इसको स्टार्ट किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, और इन्हीं को भारत में समाचार पत्र का पिता भी कहा जाता है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको स्टार्ट किया था 1780 में। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के बाद एक व्यक्ति का नाम आता है, प्रथम भारतीय कौन था जिसने कोई अखबार चलाया था? तो 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, 1816 में एक व्यक्ति था गंगाधर भट्टाचार्य, जिसने पहली बार कोई क्या किया था, कोई अखबार या न्यूज़पेपर चलाया था। तो नाम कौन था? तो गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, हालांकि अगर हिंदी की बात की जाएगी तो 1826 में एक अखबार था उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड, ये अखबार था, और ये अखबार चला कहाँ था? अपने कानपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कानपुर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन था भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की का द बंगाल गजट। 1816 में एक अखबार चलाया गया जो कि प्रथम भारतीय के द्वारा था, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, 1816 में। 1826 में पहला हिंदी का अखबार चलाया गया उदंत मार्तंड, जो कि कानपुर में चलाया गया था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, हालांकि 2 क्वेश्चन यहाँ पे और ध्यान रखने अखबार के लिए, कि अखबार पे जो न्यूज़ पेपर था, इस पे सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया था? तो नाम क्या था, क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन लाया था? लिटन। और इसको प्रतिबंध को हटाया किसने था? बोलते हैं भारत में समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा गया? तो कौन था? मैटकॉफ। कौन था? मैटकॉफ। ठीक, ध्यान रखेंगे, चार्ल्स मैटकॉफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया? जिसने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया? लिटन। लेकिन खत्म किसने किया आके, या फिर समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा गया? तो चार्ल्स मैटकॉफ को। अब क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्याकरण की पहली बुक मान सकते हो इसको। ठीक है, कौन था? पाणिनि। अब देखिए, अब क्वेश्चन कुछ देखिए, चारवाक जो थे ये भौतिकवाद के दर्शन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा भौतिकवादी दर्शन के पिता किसे कहा गया है? तो चारवाक को। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर कौटिल्य की बात करेंगे तो इनका गोत्र था कौटिल्य, हालांकि इनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य कह लो, इन्हीं की चाणक्य नाम था। ठीक है, इनकी बुक जो ध्यान रखोगे नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण थे, कितने प्रकरण थे? तो इसमें 15 अध्याय हैं जिनको बोला गया प्रकरण, और 180 क्या हैं? अधिकरण हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, 15 अध्याय या प्रकरण हैं और 180 क्या हैं? अधिकरण हैं। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए।
और सांख्य दर्शन के पिता थे कपिल, ध्यान रखोगे, ठीक है। सांख्य दर्शन के रचनाकार कह लो या पिता कह लो, प्राचीनतम सांख्य दर्शन जो था भारत में, उसके पिता कौन थे? कपिल थे, ठीक है। और पाणिनि का जो जन्म है बहुत विशेष जगह हुआ था। पाणिनि जन्म हुआ था पुष्प कलावती नामक स्थान पर हुआ था, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में गंधार यानी कि राजस्थान के अफगानिस्तान के इलाके में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और पाणिनि के अगर पिता का नाम पूछ लेंगे तो पिता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उपवास। क्या था? उपवास। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? पाणिनि, जो कि व्याकरण की संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। चारवाक को हम भौतिकवादी दर्शन का जनक मानते हैं, ठीक है। कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त है, चाणक्य है। और नंद वंश के शासक थे घनंद, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से हटाया और चंद्रगुप्त को मार के नंद वंश के राजा घनंद को मरवा कर क्या किया? चंद्रगुप्त से मौर्य वंश की नींव डलवाई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी सहायता किसने की थी? कौटिल्य ने ही, ठीक है। और इन्हीं की बुक थी अर्थशास्त्र, जिसमें 15 प्रकरण हैं, 180 अधिकरण हैं, 15 अध्याय भी कभी कभी बोलते हैं, तो अध्याय भी सही है। कपिल जो थे ये सांख्य दर्शन के पिता थे, और पाणिनि के पिता का नाम क्या था? उपवास था। और इनका जो जन्म था पुष्प कलावती नाम के स्थान पे गंधार में हुआ था, ठीक है। हाँ, ध्यान रखोगे। और गंधार से आप लोग गंधारी का नाम जान सकते हो, जो कि हमारे महाभारत में एक अहम किरदार थे, ठीक है। अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? देखिए इसमें आप लोग समझ सकते हो, वैसे 100 जो मेनली जगह है आपको कोचीन, ठीक है, ध्यान रखोगे, कोचीन है, वहाँ पे पुर्तगालियों ने कब्जा करके दुर्ग का निर्माण कराया था, ठीक है। हाँ, कालीकट के तट पे सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 1498 में वास्को डी गामा पहुंचता है। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते की खोज की थी, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है, इंडिया को पहुंचने के लिए, ना कि इंडिया को खोजी थी, ठीक है, ध्यान रखोगे, रास्ता खोजा था एक समुद्र के मार्ग से। बीजापुर जो था, इससे इन्होंने पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा को छीन लिया था, और गोवा को बाद में इन्होंने प्रमुख केंद्र बनाया था। और गोवा से गए कब थे? तो 1561 में, ध्यान रखोगे, ऑपरेशन विजय के तहत गए थे, ठीक है। और बहुत भयंकर चलाया गया था, बाद में भागे हैं छोड़ छाड़ के, ठीक है, ध्यान रखोगे। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा बहुत लंबे समय तक, 1561 तक, 1498 में, सबसे लंबे समय तक गोवा ही कैप्चर रहा है, ठीक है। और गोवा इनका मेन केंद्र था, ध्यान रखोगे, ठीक है। पुर्तगालियों का केंद्र कौन था? तो गोवा था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? तो पुर्तगालियों ने। और धार्मिक कट्टरता के सबसे ज़्यादा समर्थक कौन थे? तो थे पुर्तगाली, ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। वीडियो छोटा सा है, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को आपको आने चाहिए, ठीक है। और अगर बात करेंगे कि जो हिस्ट्री के वीडियो चल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, इनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे, और काफ़ी चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, काफ़ी चीज़ें आपको आती भी होंगी, और इसमें कुछ चीज़ें हम बढ़ा भी देंगे अभी अच्छी तरह से। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसमें जितना भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इनको आप कहीं नोट कर लीजिएगा अच्छी जगह पे, या फिर कहीं किसी अच्छी राइटिंग में आप जो है इसको एक समरी के रूप में बना लीजिए। जैसे कोई चीज़ मैं दोबारा बताता हूँ, तो वहाँ पे जो चीज़ छूटी हुई है वहाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कई चीज़ मुझे उस समय नहीं याद आ रही हैं, बाद में याद आती हैं, तो मैं बाद में बता देता हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरह से इनको नोट करिएगा। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को हो सके तो अच्छी तरह देखिएगा। 150 क्वेश्चन हो गए हैं, इसकी PDF हम आपको उपलब्ध करा देंगे, आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा इनका, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।